एलिमेंट पढ़ेंगे जिसमें ग्रुप 15 आता है, ग्रुप 16, 17, 18 आते तो 13, 14 भी हैं, लेकिन वो 11th में आ चुके हैं। तो पी ब्लॉक एलिमेंट इन्हें इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में एंटर करता है। ये छोटी मोटी बचकाना बातें हम नहीं करेंगे, तो ये हम बच्चों पे छोड़ते हैं कि वो इसका क्वेश्चन छोड़ के आए। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ छोड़ो, लिख लो ऐसे, अच्छा सा लगेगा। करना ये है बच्चों, सुनना मेरी बात बड़े ध्यान से, बहुत प्यार से, इधर उधर मत देखो। इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा मैं 1s2, 2s2, 2p3। अब आपको कॉन्फ़िगरेशन ही लिखनी नहीं आती है तो वो एक अलग ही बात हो गई, फिर तो वो किस्सा ही खत्म हो गया समझाने समझाने का। तो कॉन्फ़िगरेशन ना लिखनी आती हो, और वो कॉन्फ़िगरेशन में काफी चीजें होती हैं, कई बच्चों को नहीं भी आती होगी, जिन्हें लग रहा है कि उन्हें पूरी आती है, उनमें से भी कईयों में कमियां होगी, तो वो आप चाहें तो उसकी रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। आप कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 3D बाद में आएगा, टोरस पहले। ये अरेंज किया हुआ है, वही मैं कह रहा हूं। आप लिखेंगे तो हो सकता है मैच ना करें, ये अरेंज किया हुआ है। पहले लिखते हैं फिर अरेंज करते हैं, दो चीजें होती हैं उसकी। चलो ये लास्ट में जाते जाते देखेंगे। समझना ये है कि इसमें शैल कितनी है, 1 2 1 2 3, 1 2 3 4, ये 4 शैल है, ये 3 शैल है, ये 2 शैल है। आपको दिख रही होगी 1 2 3, तो आपको गलत दिख रही है, ये 1 है, ये पूरा 2 है। तो ये देखिए, ये न्यूक्लियस, ये आर्सेनिक है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का साइज बढ़ रहा है। ये इनर शेल है, जिसपे मैं सर्कल करूं वो आउटर है, ये पूरी आउटर है। आउटर में 5 इलेक्ट्रॉन है, 3 2 5। आउटर में ये 5 इलेक्ट्रॉन, 3 2 5। ये आउटर है, आउटर में 5, 3 2 5। तो ये इनर शेल है। इनर शेल क्या करती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करती है, धक्का देती है पीछे। इनर इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं, पीछे धक्का देते हैं। ये बहुत जरूरी पार्ट रहेगा आपके चैप्टर के लिए। मैं ऐसा कोई बात ही नहीं बताता जो फालतू की हो, तो याद रखिएगा, इससे फर्क पड़ेगा इस टॉपिक से। बहुत आराम से बता रहा हूँ, फिर बाद में मुझे मैसेज डालते फिरोगे व्हाट्सएप पर, तो इतनी फिक्र मैं नहीं करता हूँ। तो आप ये ध्यान रखिए, तो एक बारी में आप समझ लेना है। इनर, 2 इनर, एक आउटर शेल, 3 इनर शेल और एक आउटर। साफ साफ दिख रहा है वो तो, ये आउटर है, ये इनर है। तो इनर शेल वैलेंस शेल को रिपेल करती है, यानी ये इनर इलेक्ट्रॉन इन्हें रिपेल कर रहे हैं। ये दोनों इनर इलेक्ट्रॉन 2 2 4 6 10 इलेक्ट्रॉन वैलेंस को रिपेल कर रहे हैं। इसे कहते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट। इनर इलेक्ट्रॉन का आउटर इलेक्ट्रॉन पर रिपल्सन।
तो ये रिपेल क्यों करेंगे? क्योंकि इनके सेम चार्ज है, तो सेम चार्ज तो इनमें भी है। हाँ, तो ये भी एक दूसरे को रिपेल करते हैं, मगर हमें उस बात से मतलब नहीं है। मतलब हमें उस बात से है कि इनर आउटर को रिपेल करता है। इसे कहते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। कुछ बच्चे सिंपली इसे ऐसे भी समझ लेते हैं कि भाई न्यूक्लियस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करती है, तो ये इलेक्ट्रॉन बीच में आते हैं, स्क्रीन का काम करते हैं। ऐसे भी चल जाएगा, ये स्क्रीन का काम करते हैं। तो अब आप इस फिगर को देखिए, इसमें तो टाइम लग रहा है। जब मैं बोलूं शब्द न्यूक्लियर चार्ज, तो इसका मतलब होता है न्यूक्लियस का साइज, यानी न्यूक्लियस का की कितनी एबिलिटी है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल कर अट्रैक्ट करने की। रुक जाओ एक मिनट, गलत बोला मैंने। न्यूक्लियर चार्ज का मतलब है ये न्यूक्लियस का साइज, ये बढ़ रहा है ना, तो न्यूक्लियर चार्ज है न्यूक्लियस की वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की मैक्सिमम एबिलिटी। कितना मैक्सिमम फोर्स, कितना अट्रैक्शन न्यूक्लियस मैक्सिमम लगा सकती है। अब न्यूक्लियस जो है वो इनर इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करती है, यानी पकड़ के रखती है, ऐसे बोल लो। इनर इलेक्ट्रॉन, और ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो न्यूक्लियस किसी में भेदभाव नहीं करती है। न्यूक्लियस इस पर भी पूरा न्यूक्लियर चार्ज लगाती है और इस पर भी। मगर होता क्या है कि अंदर वाले इलेक्ट्रॉन बाहर वाले को दूर धक्का देते रहते हैं, वैलेंस को। और अगर ऐसा होगा तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ऑटोमेटिकली इन पर घट जाएगा। तो जो यहां पर अट्रैक्शन लगेगा फिर वो कम हो जाएगा, और जो कम हो चुका है उसे कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। यानी आपको ये समझना है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को पूरा न्यूक्लियर चार्ज फील नहीं हो रहा है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को पूरा न्यूक्लियर चार्ज फील नहीं हो रहा है। इस स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से, ये स्क्रीनिंग इफेक्ट शो कर रहा है, इस स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन घट जाता है। तो अब जो इन पर अट्रैक्शन लग रहा है वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है। तो यहाँ तीन चीजें हैं, रिपल्सन है स्क्रीनिंग इफेक्ट, न्यूक्लियस इन पर जो अट्रैक्शन लगाती है न्यूक्लियर चार्ज, और लेकिन इस पर जो अट्रैक्शन है वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है। न्यूक्लियर चार्ज कम लग रहा है इस पे क्योंकि ये रिपल्सन आ रहा है ना इस पे। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज शब्द हम अगर बोलते हैं तो इसका मतलब ये हो जाता है कि न्यूक्लियस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन। तो ये कोई नहीं लिखता है बार बार, सब ये लिखेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, तो आपको समझ नहीं आएगा अगर आपने ये शब्द नहीं समझे। अब बताओ ये तीनों चीजें समझ आई जल्दी, और इन्हें समझो जल्दी, 11th का टॉपिक है ये। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो इसका, फिर आगे की चीज बताता हूँ क्या करना है।
तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब है न्यूक्लियस का लास्ट शेल पर अट्रैक्शन। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब है न्यूक्लियस का लास्ट शेल पर अट्रैक्शन। न्यूक्लियस का लास्ट शेल पर अट्रैक्शन, न्यूक्लियस का लास्ट शेल पर अट्रैक्शन, न्यूक्लियस का लास्ट शेल पर अट्रैक्शन। अब सुनो मेरी बात, अब हम ऐसे बोलेंगे अब मैंने इतना समझाया, इतना आराम से अभी भी कई बच्चे बोलेंगे स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, वो हमारे समझ में ध्यान व्यान देना आता नहीं है, समझना आना भी तो चाहिए। सुनो, डाउन द ग्रुप, ग्रुप में नीचे जाने से, डाउन द ग्रुप, पता है तुमको, पता नहीं कितना कैसा लग रहा है, मेरे को भी इस टॉपिक में बहुत बोझ सा फील हो रहा है, लेकिन मेरा ये फेवरेट टॉपिकों में से नहीं है। लेकिन आप इसे जैसे मैं आज समझाऊं ढंग से रखना संभाल के, क्योंकि आप इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे पढ़ेंगे तो। और ये सारे क्वेश्चन इनकी बारीक बारीक बातों पर क्वेश्चन आएंगे। डाउन द ग्रुप स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ता है, ग्रुप में नीचे जाने पर स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ता है। इसके नोट्स के बारे में मैंने आपसे कुछ कहा था, आप सुन लीजिए, मैं आपको एक बार और कह देता हूं कि इसके नोट्स ऐसे नोट्स नहीं है जिसे जस्ट नोट कहते हैं, वो मैंने इस मकसद से लिखे और बनाए हैं कि आपको कुछ पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, उसके अलावा कोई किताब भी ना, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा, उसमें सब कुछ लिख रखा है बहुत इजी लैंग्वेज में, बाकी आपकी मर्जी है। स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीज होता है, ये इनर शेल है, एक ही है, यहाँ इनर शेल 2 है, यहाँ इनर शेल 3 है, तो हम नीचे जाते हैं तो इनर शेल बढ़ती रहती है, और इनर शेल अगर नीचे जाने पर बढ़ेंगी तो वो उतना ही ज्यादा रिपेल करेंगी आउटर को। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि इनर शेल बढ़ रही है, यानी इन पे लगने वाला रिपल्सन बढ़ रहा है, और एटॉमिक साइज भी तो बढ़ रहा है, डिस्टेंस भी बढ़ रही है, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज। तो ये जो दो चीजें हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट का बढ़ना, स्क्रीनिंग इफेक्ट का बढ़ना और एटॉमिक रेडियस का बढ़ना, इस वजह से, भैया हिंदी में लिख रहा हूं, इस वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घट रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घट रहा है। तो यहां पर अट्रैक्शन कम लग रहा है न्यूक्लियस का, क्यों? क्योंकि यहाँ स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा है, एक तो यहाँ स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा है, दूसरी चीज यहाँ डिस्टेंस ज्यादा है, तो यहाँ न्यूक्लियस उतना अट्रैक्शन नहीं लगा पा रही है, तो यहाँ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम है, इससे कम होगा इसमें, उससे कम होगा बिस्मिथ में। इस बात को बहुत अच्छी तरह याद रखना है। अब ये तय हो गया है कि ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घटता है, लेकिन एक बहुत ही अजीब बात है, वो सुनना ध्यान से, और इस बात के लिए आपको तैयार रहना है। और थोड़ा लेट इट गो करना, पीछे मत पड़ जाना, हाँ, टाइम मत खराब करना सबका। भाई आप कॉन्फ़िगरेशन ऐसे मत लिखना, आपसे नहीं लिखी जाएगी, ये मैंने डायरेक्ट लिखी हुई है अरेंज करके, आपसे नहीं लिखी जाएगी, आप पहले स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल वाले मेथड से लिखेंगे, फिर अरेंज करके आएगी ये। कितने इलेक्ट्रॉन? 6 4 10 2 12 6 18 10 28 2 30 36 46 14 62। जा रहे हो? अभी रुको ना, 46 14 60 2 62 66 76 2 78 3 78 3 कितने हो गए? तो ज्यादा हो गए इलेक्ट्रॉन के, 78 हो गए, 81 82 83 84, कौन सा ग्रुप है? 15 82 83 84, ठीक है।
लेकिन इसमें एक अजीब चीज है, देखो जब आप, ये सेकंड पीरियड है, देखो जितने आराम से मैं बता रहा हूं ना, क्यों, इसीलिए मैं कह रहा हूं कोई चीज जल्दी खत्म नहीं होती है कि खत्म कर दो सर जी, फिर एक्सपेक्टेशन क्या रहती है कि समझ में भी मेरे को बहुत अच्छा आ जाए, बिल्कुल ऐसा हो जाए कि मेरे कोई कमी ना रहे, ऐसे नहीं हो, आपको समझने के लिए इसमें टाइम लगता है। थर्ड फोर्थ, इसमें देखो ऐसा तब होगा जब आप थर्ड पीरियड से फोर्थ में जा रहे होंगे। ये अलग अलग पीरियड के एलिमेंट है, ग्रुप एक ही है मगर पीरियड इनका अलग अलग है। जब आप थर्ड से फोर्थ पीरियड में जा रहे होंगे तो इनर शेल में डी ऑर्बिटल आएगी। देखो इनर में डी, और डी ऑर्बिटल का पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है। अब इसे कन्वेंस करने में काफी टाइम लगेगा, तो मैं समझ, अगर आप ध्यान से देखें तो न्यूक्लियस का साइज बढ़ रहा है, और अगर मैं सिर्फ न्यूक्लियस के साइज के हिसाब से बात करूं तो यहां अट्रैक्शन ज्यादा होना चाहिए, मगर यहां लिखा है कि अट्रैक्शन नीचे की तरफ घट रहा है। तो इन तीनों में यहां अट्रैक्शन सबसे कम है, मगर न्यूक्लियस के साइज को देखें तो हम कहेंगे कि यहां अट्रैक्शन ज्यादा है। दरअसल हम ये कहेंगे कि न्यूक्लियस का साइज बढ़ने से उतना फर्क नहीं पड़ पा रहा है जितना फर्क पड़ रहा है स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ने से। यानी न्यूक्लियर चार्ज जितना अट्रैक्शन को बढ़ा नहीं पा रहा है, उससे ज्यादा स्क्रीनिंग उसे इफेक्ट उसे घटाए दे रहा है, इसलिए हमने इसकी बात ही नहीं की। लेकिन उस कंडीशन में क्या, आप देखिए जब आप फास्फोरस से आर्सेनिक पे आएंगे तो 18 प्रोटॉन बढ़ जाएंगे। जब आप फास्फोरस से आर्सेनिक पे आएंगे तो 18 प्रोटॉन बढ़ चुके होंगे। अगर 18 प्रोटॉन बढ़े हैं तो 18 इलेक्ट्रॉन भी तो बढ़े हैं इनर शेल पर, जाओ ना, क्यों चाय, अच्छा 18 प्रोटॉन बढ़े हैं तो 18 इलेक्ट्रॉन भी तो बढ़े हैं। अब ध्यान से देखो, कंफ्यूज नहीं होना, कंफ्यूज नहीं होने दूंगा मैं, देखो इनर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, इनर बोला मैंने, टोटल नहीं गिनने, 6 2 8 2 10, इनर में 10 है। अब ये सारी इनर है, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 10 28, पहले इनर में 10 इलेक्ट्रॉन थे, अब इनर में 28 है। 18 इलेक्ट्रॉन इनर में बढ़े जिन्होंने बढ़ाया स्क्रीनिंग इफेक्ट, 18 प्रोटॉन्स में बढ़ाया न्यूक्लियर चार्ज। मगर इस बार हमेशा न्यूक्लियर चार्ज कम बढ़ पाता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा बढ़ जाता है। मगर इस बार जब आप थर्ड से फोर्थ में गए तो जो 18 इलेक्ट्रॉन बढ़े हैं उनमें से 10 इलेक्ट्रॉन डी में है, और डी का पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट है। तो इसका मतलब डी ठीक से स्क्रीनिंग इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करता है, तो इसका मतलब ये 10 इलेक्ट्रॉन्स ने स्क्रीनिंग इफेक्ट को ठीक से नहीं बढ़ाया, लेकिन प्रोटॉन्स ने न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ाया। तो समझना यह है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घट रहा है, मगर जब आप थर्ड से फोर्थ पर जाएंगे तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में खास अंतर नहीं आएगा। कभी आपको ये ऑलमोस्ट सेम दिखेगा, आपको ऑलमोस्ट सेम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और ये रीजनिंग आएगी भारी मात्रा में, तुम पहले इसका बोलो स्क्रीनशॉट, फिर मैं लिखने की जगह ढूंढूं। इसमें बोर नहीं होना है, सीख लेना है। नहीं ये 12th का है, 12th में सेम है, ये है 11th में जैसा है लेकिन है 12th जैसा सेम। भाई देखो आदित्य 12th में है या 11th में है, डिपेंड है कि तुम्हें आता है कि नहीं, और मेरे को ऐसा लगता है कि तुम्हें ये नहीं याद होगा। ये सब कुछ नोट्स में बहुत अच्छे से लिखा है। हाँ तो ये बताना है, देखो नहीं निखिल मेरे पास कोई ट्रिक नहीं है,
सुनो, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज मच, बहुत डिक्रीज हुआ। डिक्रीज मच क्या होता है? डिक्रीज सिग्निफिकेंटली या कंसिडरेबली। हाँ भाई देखो, जल्दी नहीं करनी है ना, आपको बता, अभी आप ढंग से मेरे को बता देना ये चीजें। ये ऐसा चैप्टर है जिसके चांसेस बस बहुत कम बच्चों को समझ में आने के हैं। मान लो खुशी चौधरी समझ लेगी, मुदिता समझ लेगी, मान लो शायमीन समझ लेगी, और मान लो कि भाई अंश शर्मा समझ लेगा। तो बहुत कम चांसेस रहते हैं, इस केस में मेहनत है अच्छी खासी। तो आपको मैं वही चीज समझा रहा हूँ कि आप बाद में मेरी गलतियां मत निकालना, इसलिए ध्यान रखना इन बातों का। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो रहा है, मगर जब हम यहां से यहां जाते हैं तो बोलना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और बहुत लिटरली मत लेना इसे कि बिल्कुल मेरे को रिमेन ऑलमोस्ट सेम। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, ज्यादा नहीं घट पाया, क्यों? क्योंकि स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा नहीं बढ़ा, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ा। स्क्रीनिंग इफेक्ट उतना नहीं बढ़ पाया, डी का पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट है। तो मैं आपको ये बता दूं, कभी तो मैं कहूंगा कि ये थोड़ा सा बढ़ गया, कभी कहूंगा थोड़ा सा घटा, दोनों शब्दों का इस्तेमाल करूंगा। कहीं आपको लगेगा कि थोड़ा सा बढ़ गया है, कहीं लगेगा थोड़ा सा घट गया है, यानी ऑलमोस्ट सेम है। कभी हम थोड़ा सा इसे इंक्रीज के तौर पर ले सकते हैं, बहुत थोड़ा थोड़ा चेंज आएगा इसमें यहाँ से यहाँ, और इससे बहुत फर्क पड़ेगा। ध्यान रखना टॉपिक इस चैप्टर पर। वैसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑलमोस्ट घट ही रहा है, बस आप इतना माइंड में रखिए कि यहाँ उतना अंतर नहीं आ रहा है। से बिस्मित में क्या सीन है? बिस्मित में बहुत सारे डी इलेक्ट्रॉन है, और आप उस पर चलिए जो नया ऐड हुआ है। डी तो पहले से ही था इनर में। अब बिस्मित में 5 इनर शेल है, तो मैं सर्कल कर देता हूं ढंग से। तो जब आप बिस्मित को देखते हैं तो उसके डी में 10, एफ में 14, ये डी है 10, ऐसे और अंदर भी है। तो आप कहेंगे कि बिस्मित में भी कंप्लीटली फील्ड डी एंड एफ ऑर्बिटल है इनर शेल में। तो कंप्लीटली फील्ड डी एंड एफ ऑर्बिटल ऑफर पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो यहां पे भी स्क्रीनिंग इफेक्ट पुअर ही है। तो इसका मतलब जब आप एंटीबनी से बिस्मित पे आएंगे तो काफी इलेक्ट्रॉन वेस्ट हो जाएंगे जो डी और एफ में जाएंगे, और ये ठीक से स्क्रीनिंग इफेक्ट को बढ़ा नहीं पाएंगे, मगर न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ेगा। तो यहां पे भी आपको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में कोई खास अंतर आता हुआ नहीं नजर आएगा। यानी अगर आप एंटीबनी के 5s2 5p3 से यहां कंपेयर करें तो यहां भी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑलमोस्ट सेम। भाई ये बताओ क्या बात समझ नहीं आ रही है? वैसे मैंने तो कोशिश की समझ आ जाए, अब पढ़ा भी तो है 11th में, अब इतना भी इसे एकदम से ऐसे नहीं समझा सकता कि बच्चे नींद आ जाए। वैसे तो तुम्हें आई गई है नींद, मुझे पता है। जब मुझे आ रही है यहाँ नींद, तो तुम्हें क्यों नहीं आ रही होगी? अब ये बताओ, जल्दी बताओ, ये आ रहा है समझ में? ठीक, तो मेरे बेटे अब देख, स्क्रीनशॉट लो इसका।
भाई देखना है, आराम आराम से ही बोलूंगा मैं, जब तेज नहीं बोल पाऊंगा मैं, बदतमीज हो, धीरे धीरे ही बोलूंगा मैं। देखो, सबसे पहले एटॉमिक रेडियस समझ लो, और बड़ा आसान है एटॉमिक रेडियस समझना। देखो, एटॉमिक रेडियस किस बात पर डिपेंड करती है? एटॉमिक रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के, ओ इनवर्सली, एटॉमिक रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के। ये अब मैं तुम्हें 12th के तरीके से समझा रहा हूँ। एटॉमिक रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के। इसका मतलब ये है कि जितना ज्यादा, देखिए, जितना ज्यादा लास्ट शेल पर अट्रैक्शन होगा उतना ही लास्ट शेल पास होगी, उतनी रेडियस कम आएगी। अब कोई एटम है जिसके लास्ट शेल पर अट्रैक्शन कम है, तो लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन उतनी ही दूर दूर तक जाएंगे, तो उतनी ही रेडियस ज्यादा होगी। यानी लास्ट शेल पर अट्रैक्शन जितना ज्यादा, रेडियस उतनी कम। तो इस हिसाब से इनके एटॉमिक रेडियस जो दी हुई है वो ये है कि 70 पिकोमीटर में है ये, 110, 121, 141। अब एक चीज नोटिस करनी है तुम्हें, यहां देखो डिफरेंस काफी कम है फास्फोरस और आर्सेनिक में। तो आप क्या बोलेंगे, इसका इल्जाम किस पे लगाएंगे? ड्यू टू पुअर, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डी, कंप्लीटली फील्ड, इससे बड़ा सेंटेंस लिखने की जगह कहां है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कंप्लीटली फील्ड डी ऑर्बिटल इन आर्सेनिक। तो ऐसी छोटी छोटी बातों पर सवाल आएंगे, समझे मेरी बात? तो यहां मैं एक बात प्यार से समझाता हूं। देखो, फास्फोरस से आर्सेनिक पे गए तो 18 इलेक्ट्रॉन इनर शेल में बढ़े, मगर वो 18 में से 10 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो आर्सेनिक के डी ऑर्बिटल में बढ़े हैं। तो डी ऑर्बिटल्स में उन्होंने ठीक से स्पिनिंग इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं किया। हालांकि फिर भी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज थोड़ा बहुत तो घटा ही होगा, लेकिन अंतर कम आया, क्योंकि फास्फोरस से आर्सेनिक पे जाने पर कुल मिलाकर बात यह है कि स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा नहीं बढ़ पाया। अब सुनो, दूसरी चीज आयोनाइजेशन एनर्जी, ध्यान से सुनना, कोई एक्सेप्शन नहीं है, ये सबसे अच्छी बात है। डेल्टा आई एच, भाई आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। एक्सेप्शन आते हैं इसके पीरियड में आते हैं, एनर्जी रिक्वायर टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, कितनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए चाहिए? तो सीधी सी बात है, उतनी ही ज्यादा चाहिए जितना लास्ट शेल पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा। फिक्र मत करो, कुछ शब्द तो जरूर बोलूंगा मैं समझाने के लिए। जरा ये देखिए, चौदह सौ दो, 1012, 947, 834, 703। हाँ देखो, फिर से एक चीज नोटिस करो, यहाँ अंतर कम आया है। अच्छा, इसमें इतनी ज्यादा एनर्जी क्यों चाहिए इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए? क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन के लास्ट शेल पर अट्रैक्शन ज्यादा है, फास्फोरस के लास्ट शेल पर अट्रैक्शन कम है, तो फास्फोरस को इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कम एनर्जी चाहिए। आर्सेनिक के लास्ट शेल पर अट्रैक्शन और भी कम है, तो आर्सेनिक को लास्ट शेल पर इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए और भी कम एनर्जी चाहिए, मगर अंतर कम है ना? सबसे कम अंतर मेरे ख्याल से यही आएगा, हाँ यही सबसे कम अंतर है।
सेम रीजन है, क्योंकि आर्सेनिक पर स्क्रीनिंग इफेक्ट उतना नहीं बढ़ा, क्योंकि आर्सेनिक में जब जब हम फास्फोरस से आर्सेनिक पे गए तो 18 इलेक्ट्रॉन बढ़े, मगर उन 18 में से 10 इलेक्ट्रॉन जो है वो आर्सेनिक के डी में फिल हुए, और डी ने उतने अच्छे से स्क्रीनिंग इफेक्ट को नहीं बढ़ाया। तो लो डिफरेंस। अब यहीं टिके रहना। देखो ऐसा नहीं सोचना है, मेरी बात समझो, ऐसा नहीं सोचना है हमने पढ़ा है या ऐसा कुछ किया, ये आप अपने, ये आपकी गलत फहमी है। अभी इन चीजों का इस्तेमाल करूंगा ना मैं थोड़ी देर बाद आगे, तो फिर आपको यही नजर नहीं आएंगे। देखते रहो बस ध्यान से जो जो बता रहा हूं। तो डिफरेंस कम आएगा, लो डिफरेंस। तो डिफरेंस कम क्यों आया है? क्योंकि फास्फोरस से आर्सेनिक पर जाने पर डी ऑर्बिटल की वजह से स्क्रीनिंग इफेक्ट उतने अच्छे से नहीं बढ़ा। अब एक चीज, इसका स्क्रीनशॉट लो। रुक जाना नहीं तू कभी हार के, और गाना तो गा रहा हूं मैं, रुक जाना नहीं कभी हार के, लेकिन हार के ही रुका हुआ हूं मैं। क्या है ना कि हार के रुका हूं फिर भी गाना गा रहा हूं, और क्या। हार गया मैं इस जमाने से। भाई आदित्य, जिंदगी में कुछ करे ना करे, सरकारी नौकरी जरूर कर लियो। जब तक तू सरकारी नौकरी नहीं करेगा ना, तो तेरे को सरकारी नौकरी वाले इंसान नहीं समझेंगे। अगर तेरे दोस्तों ने तेरे से पूछा कि क्या कर रहा है और तूने उन्हें सरकारी नौकरी नहीं बताई, तो फिर वो तेरे को सोचेंगे है गए ऐसे ही, है ना। तो वैसे मेरे को पता है तू सरकारी नौकरी नहीं करने वाला है। बिना सरकारी नौकरी के मिल जाएगी, ये तो जरूरी है। हम्म। हाँ भाई सुनो, एक चीज पढ़ेंगे हम। भाई चीज पढ़ते हो तुम, मैं बचपन में था चीज खाता था। देखो दो तीन चार पांच चीजें मैं तुम्हें बताता हूँ जो मुझे बचपन में नहीं मिली है। देखो, पप्पी हाउस मुझे नहीं मिला, वही पप्पी हाउस। रजाई नहीं, वो वाला पप्पी हाउस भी प्लास्टिक वाला जो था। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, सुनो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब है एनर्जी रिलीज। सुनना मेरी बात, ये ना आयोनाइजेशन एनर्जी का बिल्कुल उल्टा होता है। अगर आप इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, है ना, अगर आप इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, वैसे मेरे को देखना पड़ेगा इसकी आयोनाइजेशन इलेक्ट्रोगेन एंथैल्पी पॉजिटिव ना हो। अगर ये पॉजिटिव हुई तो ये एक अच्छा एग्जाम्पल नहीं होगा। हाँ इनकी भाई साहब इलेक्ट्रोगेन एंथैल्पी नहीं है इसकी, कह दिया ना हमने, हम वैसे ही बता देते हैं। हाँ तो मैं समझा दूं तुम्हें, फिर भी समझाऊंगा मैं, सुनो। भाई इलेक्ट्रोगेन एंथैल्पी जो होती है ना, वो एनर्जी रिलीज होती है जब आप किसी इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं ना एटम में। आयोनाइजेशन में तो निकालते हैं, और इलेक्ट्रोगेन का मतलब होता है एटम, इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है। जब आप इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन को क्या फील होगा? अट्रैक्शन, न्यूक्लियस का। अगर अट्रैक्शन फील होता है ना इलेक्ट्रॉन को, तो वो एनर्जी रिलीज कर देता है, यानी इसमें से एनर्जी निकलेगी। तो ये उल्टा कैसे हो गया आयोनाइजेशन का? आयोनाइजेशन में आप इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देते हैं बाहर निकालने के लिए। अगर आप उसे अंदर रखेंगे तो वो आपको एनर्जी देगा, यानी उसके शरीर से बाहर निकलेगी।
एनर्जी रिलीज नेगेटिव होता है। अगर एनर्जी रिलीज नेगेटिव आ रहा है तो ही हम कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्शन फील हुआ है। उल्टा भी हो सकता है कि जब आप इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन को रिपल्सन ज्यादा फील हुआ। इसका मतलब है रिपल्सन होगा तो एनर्जी रिलीज नहीं करेगा इलेक्ट्रॉन, एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा, और ऐसे में इलेक्ट्रोगेन एंथैल्पी पॉजिटिव आई। आप एक बार मुझे बता दीजिए, ये लाइन समझ आई? हिम्मत ना हारिए, मेरे साथ साथ चलिए। मुझे देख रहे हो कितना खुश हूं मैं, जबकि अभी यही सब टॉपिक पढ़ा गया हूँ पूरे दिन, फिर भी कितने मन से पढ़ा रहा हूँ मैं। तो दूर से दूर जाके देखने की जरूरत नहीं है, मेरे को ही देख लो। ऐसे मेरे रिश्तेदार मुझे देखते हैं तो उन्हें मुझे अपना कहने पे शर्म आती है। तुम्हारे साथ भी ऐसे ही कह रहा हूँ सर कि तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हें सबके सामने अपना कह देते हैं? मेरे वाले देखते ही नहीं है तुम्हारी तरफ। ओह शिट, तुम्हारी सरकारी नौकरी नहीं है, तुम्हारी सरकारी नौकरी नहीं है, नहीं तो तुम इंसान ही नहीं हो। तो नौकरी नहीं है भाई, सरकारी के पैसे, और जहाँ नौकरी है वो पैसे नहीं दे रहे। हाँ भाई सुनो भाई, 1 मिनट में इसकी वैल्यू देख लो इलेक्ट्रोगेन एंथैल्पी की, मिल नहीं रही किताब में। 1 मिनट रुक जाओ, नेट पे देखूंगा। अरे इसकी शुरुआत ही ऐसी है बस चैप्टर की, फिक्र ना करो, ये बहुत अच्छा चैप्टर है, आगे बहुत ट्रिकी है और बहुत तुम्हें ध्यान से देखने की जरूरत पड़ेगी। बस आज का कुछ ऐसा है, आज भी हो सकता अगले में भी ऐसा रहे। नाइट्रोजन इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, ये तो मुझे पता है, वो ही बस एक बार देख लूं मैं कि पक्का नाइट्रोजन इलेक्ट्रोगेन एंथैल्पी 1:2 है, एनर्जी है, हाँ जी पॉजिटिव है, यही बस बताना था मुझे। रुक जाना नहीं, देखो आप इनमें से किसी में भी इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे ना, लेट सपोज इसमें करते हैं, तो ये जगह जो है ना एग्जैक्टली हाफ फील्ड है। अगर आपने को ये ना भी पता हो कि एग्जैक्टली हाफ फील्ड का क्या मतलब है, तो मैं 1 मिनट के लिए समझा दूंगा, बस 1 ही मिनट लगेगा। और ये कॉन्फ़िगरेशन एक्स्ट्रा स्टेबल है। देखो जब चीजें सिमिलर होती है ना, एक जैसी, इस 2p सब शेल की 3 ऑर्बिटल है, सेकंड शेल 2p सब शेल, इसकी 3 ऑर्बिटल है और तीनों ऑर्बिटल सिमेट्रिकल है, एक एक इलेक्ट्रॉन है। और खास बात यह है कि तीनों की शेप भी सेम होती है और तीनों में एक ही एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये सिमेट्रिकल कंडीशन है। भाई घर वाले जो बंटवारा करते हैं 4 भाइयों में सिमेट्रिकल करते हैं बराबर, क्यों? ऐसा क्यों नहीं किसी को ज्यादा दे दिया किसी को कम, भाई भाई है, प्यार है भाइयों में, जमीन से क्या होता है? क्योंकि सबको पता है कि अगर बंटवारा अनसिमेट्रिकल हुआ तो वो बंटवारा टिकेगा नहीं, यानी वो कंडीशन स्टेबल नहीं है, कुछ दिनों में वो चेंज हो जाएगी, लड़ाई हो जाएगी। यूरोप में पहले एक ही देश ताकतवर था, जर्मनी, तो वहां हमेशा लड़ाई बनी रहती थी। अब वहां पर सभी देश पावरफुल हो गए हैं, तो वहां पर चीजें जो है सिमेट्रिकल हो गई हैं, तो चीजें स्टेबल हो गई हैं। जो चीज सिमेट्रिकल होती है वो स्टेबल होती है और वो अपने अंदर कोई चेंज नहीं चाहती है। तो अगर आप इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन यहां ऐड होगा और इससे ये कॉन्फ़िगरेशन अनसिमेट्रिकल हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन लेने की नाइट्रोजन में कोई टेंडेंसी नहीं है, ये समझ लीजिए कि यही 3 इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को अंदर ऐड होने नहीं दे रहे हैं। तो इसलिए नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोगेन एंथैल्पी पॉजिटिव है, यहां से आपको समझना है
कि इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रोगेन एंथैल्पी पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन एग्जैक्टली हाफ फील्ड है। तो ये मैंने आपको कितनी चीजें बताई, एटॉमिक नंबर तो बताने वाली चीज ही नहीं है ना, एटॉमिक मास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने लिख दी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बता दी मैंने। ओ नहीं, ये नहीं, ये सब नहीं पढ़ना है। कोवेलेंट रेडियस मैंने बता दिया। हाँ, अभी एक तो ये हो गया, ग्रुप 15 का ये मैटर हो गया क्लोज। अब ध्यान से देखना 3 चीजों का, स्क्रीनशॉट लो, जाना नहीं अभी, लास्ट चीज है। पीरियड में चलो जरा एक बार, और पीरियड में सारे पीरियड में नहीं चलना, सिर्फ चलना ग्रुप और पी ब्लॉक के पीरियड में। पी ब्लॉक का सेकंड पीरियड ले लो, पी ब्लॉक का सेकंड पीरियड, अरे पीरियोडिक टेबल का सेकंड पीरियड से ले लो। बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। ध्यान देना जी, कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s1, 1s2 2s2, 1s2 2s2, 1s2 2s2 2p1 है, ये 2p2 है, 1s2 2s2 2p4। एक मिनट आ रहा हूँ, चाय तो भूल ही गया मैं। 1s2 2s2 2p4, 1s2 2s2 2p5, 1s2 2s2 2p6। अब जरा सुनो मेरी बात, ये फर्स्ट एनर्जी लेवल है, ये सेकंड, 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 ये फर्स्ट एनर्जी लेवल है, ये सेकंड। कुल मिलाकर ये सीखो कि 2 ही शेल हैं, इसमें 3 ना दिखें, 2 ही हैं। इनर शेल कितनी है, एक ही है, 1 है, तो इसे हटाओ। इनर शेल एक ही है, जिसपे ब्रैकेट है, जिसपे लाइन है, एक ही इनर शेल है। तो यानी इनर शेल नहीं बढ़ रही है ना, नहीं, तो पीरियड में कभी इनर शेल नहीं बढ़ती है, और अगर नहीं बढ़ेगी तो स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑलमोस्ट अनचेंज्ड, यानी चेंज नहीं होगा। ऑलमोस्ट अनचेंज, कहीं पर चेंज थोड़ा बहुत हो जाए तो उसकी गारंटी नहीं है, लेकिन न्यूक्लियस का साइज तो बढ़ेगा। 5 प्रोटॉन, 6 प्रोटॉन, 7 प्रोटॉन, 8 प्रोटॉन। तो न्यूक्लियस का साइज बढ़ने को कहते हैं न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज। यानी जो चीज लास्ट शेल पर लगने वाले, जो चीज लास्ट शेल पर लगने वाले अट्रैक्शन को घटाती है, उसमें तो कोई चेंज ही नहीं आ रहा है, यानी घटने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। जो चीज लास्ट शेल पर लगने वाले अट्रैक्शन को बढ़ाती है, न्यूक्लियस का साइज वो बढ़ रही है। तो दैट इज व्हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज। तो पीरियड में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा। तो इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि यहां अट्रैक्शन कम है, इस शेल पर ज्यादा है, इस पर और ज्यादा। लेकिन आप अगर इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी देखें, डेल्टा आई एच की बात करनी है, आती है जी ये पीरियड में, मेरे को सब याद है। 801 है, 1086, 1402, 1314, 1681, 2080। इस जगह को देखिए, इन्हें उठा लीजिए। नाइट्रोजन, लास्ट शेल पकड़ लीजिए, 2s में 2, 2p में 3, ऑक्सीजन 2s में 2, 2p में 4। समझना क्या है ये देखना, जैसा आप वैल्यूज को देख रहे हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी पीरियड में बढ़ती है, आयोनाइजेशन एनर्जी पीरियड में बढ़ती है, क्योंकि
हम ये कह रहे हैं कि भाई पीरियड में लास्ट शेल पर लगने वाला अट्रैक्शन यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी बढ़नी चाहिए। बढ़ ही रही है, मगर एक जगह गड़बड़ है। नाइट्रोजन राइट में है, लेफ्ट में है, और इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है। ऑक्सीजन राइट में और इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम है, उल्टा होना चाहिए था। सेम, बड़ा आसान आंसर है। इसका कारण है इसका फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, पहली पहली का मतलब पहला इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं। पहला इलेक्ट्रॉन निकालना इसमें से मुश्किल क्यों है? क्योंकि एग्जैक्टली हाफ फील्ड है। कॉन्फ़िगरेशन, और इसमें से आसान है। हाँ, क्योंकि इसे एक इलेक्ट्रॉन निकाल के एग्जैक्टली हाफ फील्ड बनने की जल्दी है, इसलिए वैल्यू लो है। लेकिन अगर आप पहला इलेक्ट्रॉन निकाल चुके हो, अगर आप पहला इलेक्ट्रॉन निकाल चुके हो, दूसरा निकाल रहे हो, तो पहला निकला हुआ दिखा दो। ये निकल गया, इसमें से भी पहला निकाल दो। अब ये वैल्यू हाई हो जाएगी, क्योंकि ये एग्जैक्टली हाफ फील्ड है। अब की बार आपको इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली हाफ फील्ड में से निकालना पड़ेगा, और ये आसानी से निकल जाएगा। तो ये समझना है आपको। एक तो ये सवाल आता है, पूछेगा नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन। खैर ये तो नोबल गैस में ही आ जाएगा, ग्रुप 18 में। बस दैट्स इट। अब ये जो है, बस इससे पता है क्या हुआ, जो मैंने आज पढ़ा है, इससे ये हुआ कि मैंने आपको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज समझा दिया। थोड़ी आपको डेफिनेशन पता चल गई, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, इलेक्ट्रोगेन एंथैल्पी क्या है, आपको ये पता चल गया कि भाई एग्जैक्टली हाफ फील्ड का कैसे यूज करना है अब इसकी मदद से। और सबसे जरूरी बात थी डी ऑर्बिटल का पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट। अब इसकी मदद से कल के टॉपिक अलग होंगे अगली क्लास से। समझ गए भाई? कैसी है ये? बस जी, इतना ही है। चलो।